निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो भाई। न कहीं पदाधिकारी लोग था, तो इसलिए उसमें कहीं हम लोग को तो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी तरह से हंगामा करना है। हंगामा की बात ही नहीं था। और सबसे पहले सूचना भी देना चाहिए था। अगर मान लें कि आप वो करते हैं तो पहले आप सूचना देते, फिर पानी का मान लें कि बौछार करते, उसके बाद आप लाठीचार्ज करते। तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधे लाठी चलाना शुरू कर दिया और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ही टारगेट मान लीजिए किया गया। क्या लगता है लेकिन कि किसी तरह के सोची समझी साजिश तो एकदम नहीं था? एकदम एकदम सोचिए, एकदम ऐसा किसी को हिम्मत हो ही नहीं सकता है पुलिस को कि बिना सरकार के उसका परमिशन लिए हुए, बिना सरकार का अनुमति लिए इस तरह का बड़ा हादसा मान लीजिए कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी चूंकि आगे बढ़ रही है, लगातार संघर्ष मान लीजिए कर रही है, तो लोगों को बहुजन समाज पार्टी से भय हो गया कि कहीं ये बहुजन समाज पार्टी आज न कल हमारे साथ मान लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और हमारी सत्ता से हमको दूर कर सकती है। इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लाठीचार्ज भी कराया गया कि इसको दबा के रख दिया जाए और ताकि मान लीजिए कि लोग अलग हो जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। प्रशासन को कहना है सर कि जिस तरह से इन लोगों ने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र होकर कर रहे थे, यहाँ पर क्षति की संभावना नहीं प्रदर्शन कौन करना, नहीं सुनिए, देखिए प्रदर्शन कुछ छात्र लोग था जो दूसरे साइड में था। वो छात्र लोग मान लें कि जो है जो बैरिकेटिंग था उस पर मान लें कि उसको घुसने का प्रयास कर रहा था, तो वो दूसरे साइड में था, इधर था ही नहीं जिधर हम लोग थे। लेकिन उसको मान लें हुआ तो इधर मान लें कि लाठीचार्ज कर दिया गया, जहाँ मान लें एकदम शांतिपूर्ण तरीका से सब बात चल रही थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को मान लें कि टारगेट करके किया गया। ये बड़ा मान लें का दुर्भाग्य है। इसको नीतीश कुमार को तो इसका जवाब देना होगा। और यहाँ की जनता जो है सब बात को समझ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में हमने दो चीज़ पाया। पहला कि आप देखे होंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बीएसपी को छोड़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। लीडर नहीं है, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, माले हो। माले का एक एमपी के सुने थे कि एमपी गए थे, लेकिन माले का उनका जत्था जिस तरह से निकलता है उस तरह से माले की नहीं था। ठीक है, लेकिन ये खुशी है, ये संदेश ये गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग अब अपने बदौलत लड़ाई लड़ने की स्थिति में आ गए हैं। ये मान लें कि संवाद, ये संदेश, ये आंदोलन का संदेश है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट के लोग अब समझने लगे हैं कि हमारी लड़ाई हमको अपने खुद लड़ना होगा और हमारी लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। हमारा सिर्फ वोट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। इसलिए हमारी अपने हिस्से की लड़ाई हमको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। ये मान लें कि तय हो गया है। सर, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, 4-5 पुलिस वाले आपको पीट रहे हैं। वीडियो बगल में चल रहा था, हम लोग देखा है कि 4-5 पुलिस वाले आपको पीट रहे थे। किस तरह का भय का माहौल था? क्या आप सोच रहे थे कि मार दिए जाएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नहीं, कैसे जो बचे आप? नहीं जो मान लें की स्थिति था, जिस तरह से घेराबंदी था, हमने अपने तौर पर उसको रोकने का कोशिश किया, अपने सेल्फ डिफेंस को मैंने किया। और हमको लगता है कि 10 लाठी को तो मैंने रोकने का काम किया, जो हम पर शरीर पर पड़ता वो लाठी से मैंने रोक लिया। लेकिन फिर भी हमें डर भय किसी चीज़ का नहीं था, इसलिए कि लग रहा था कि भाई देश के लिए हमारे हजारों नौजवान शहीद हो गए हैं। अगर समाज के लिए अगर हमें शहीद ही हो जाते हैं, कौन बड़ा का बात है। ये तो छोटे से मान लें कि ये है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो लाठी डंडा पहनना मान लें किसी से बहुत मामूली चीज़ है। और समाज के लिए शहीद होने के लिए लोगों को तैयार था। हम लोग तो वहाँ के लिए भी तैयार हैं कि समाज के लिए अगर जान भी चली जाए तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग हमेशा जान देने के लिए तैयार हैं समाज के लिए। हाँ, लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण, जिस तरह से जिससे गुंडा रहता है ना कि गुंडा लोगों को रगड़ के मारा जाता है, उस तरह से पुलिस का व्यवहार था जिसको किसी भी रूप में सही नहीं कहा सकता। सर, जैसे ही कोई घटना होती है पुलिस निष्क्रिय हो जाती है। जब किसी आंदोलन को दबाना होता है तो बिहार पुलिस कितना सक्रिय हो जाती है, इसका ताजा उदाहरण आप देखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश? अरे अभी तो मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि कहीं कुछ हो नहीं रहा था, इसके बावजूद भी लाठीचार्ज हुआ, बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर हुआ। और देखा हमारे जो अध्यक्ष जो है बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है शंकर महतो, वो जब गिर गए, इसके बावजूद भी उनको लाठी बरसाया गया। जबकि अगर मान लीजिए कोई अटैक करता, पुलिस को ये कहा हुआ कि अगर तुम पर कोई अटैक करता है अपने डिफेंस में, तब मान लीजिए किसी पर लाठी करो, अपने बचने के लिए गोली चलाओ, चाहे जो भी चलाओ। लेकिन वहाँ जो आदमी खुद गिर गया उस पर मान लीजिए आप लाठीचार्ज मान लीजिए कि कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ये बर्बरतापूर्ण बन रहा है। ये लगता है कि आप जानबूझ के किसी को
मतलब हत्या करने के लिए आप गुंडागर्दी पर उतारे थे। सरकार कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाने के लिए इस तरह का जो लाठीचार्ज किया ताकि फिर भविष्य में दलित कोई आंदोलन न कर सके। एकदम एकदम यही है। लोगों को लगता था कि दलित आगे बढ़ रहा है, दलित नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, दलित अपने बदौलत लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है और अपने अधिकार को खोज रहा है। और इसी अधिकार को रोकने के लिए दलित वर्ग, जब भी कमजोर वर्ग के लोग अपना अधिकार जब खोजता है तो शासक वर्गों को बड़ा नागवार घुसता है और शासक वर्ग जो है हर एक तरह को उसको दबाने का कोशिश करता है, उसको नोटिस लेता है, उसको टारगेट करता है और उसके लिए हर तरह की कार्रवाई करेगा। उसके जाति के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा। पहले भी हुआ है और आज भी हुआ। आपने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है कौन है, आज तक शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कभी भी समर्पण नहीं किया किसी के सामने, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे। इसीलिए शेड्यूल कास्ट को दबा के रखा गया, उनको सारा चीज समाज से बहिष्कृत करके रखा गया। आज फिर वही हो रहा। बाबा साहब ने जब संवैधानिक अधिकार दिया तो 50 साल तक तो स्थिति नहीं थी हमारे लड़ने का, इसलिए कि हमें जानकारी ही नहीं था कि मेरा अधिकार क्या है। और जैसे ही शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़ना शुरू किया तो जो लड़ने वाले हैं उनको टारगेट मान लिया किया गया है। यही मान ले चल रहा है शासक वर्गों द्वारा। आप देखिए बिहार में पासवान को टारगेट किया ही रहा है, यूपी में चमार को टारगेट किया जा रहा है, महाराष्ट्र में बाबा साहब के जाति को किया जा रहा है। अगर सुन लीजिए, अगर जिस तरह के आज माहौल है वो बहुत गंदा माहौल है, जिस तरह से लोग कह रहा है कि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण होता, अगर डॉक्टर अंबेडकर उस समय थे तो ऐसे लोग रहते उस समय भी तो कहते कि डॉक्टर अंबेडकर को भी क्रीमी लेयर में ला देना चाहिए, जगजीवन राम को भी क्रीमी लेयर में ला देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी भी सूबेदार थे और इनके पिताजी भी अफसर मान लिए गए थे, बड़े पद पर थे और पैसे वाले मान लिए गए थे। उस समय कलकत्ता में जाके BA में पढ़े थे, ग्रेजुएशन का पढ़ाई किए थे जगजीवन बाबू। तो ये लोग तो ऐसे लोगों को भी क्रीमी लेयर में डालने का कोशिश मान ली करते। जिस तरह सरकार वहां माहौल बनाई, जिस तरह से, क्या फिर आप कभी इस तरह का माहौल में जाना चाहेंगे? एकदम एकदम, हजारों बार, अगर जरूरत पड़ी तो हजारों बार इस तरह के आंदोलन में हम लोग जाएंगे, शरीक होंगे। जहां समाज के प्रतिष्ठा का बात होगा, समाज के आत्मसम्मान की बात होगा, समाज के साथ स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का बात होगा, स्वाभिमान के साथ दान देने की बात होगी, तो हम लोग किसी स्तर तक मान लेंगे चले जाएंगे। समाज को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो उसके लिए बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार के लेके हर एक तरह का लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है, आपके ही भाई लोगों को समझा रही है कि कहीं ना कहीं आपका हक खा रहे, वैसे भाइयों के लिए क्या कहना चाहें? देखिए, निश्चित रूप से होता है क्या कि जब किसी को जहर देना होता है ना अपने भाई को जी, तो जहर के नाम पर दिया जाता है क्या, अमृत बता के दिया जाता है कि ये अमृत है, पी लो, और आता है वो जहर। और हमारे लोग समझते नहीं है, इतिहास गवाह है कि मतलब आपको जहर देके कोई कहेगा तो पीजिएगा नहीं आप, आपको अमृत बता के दिया जाएगा और अमृत पीजिएगा तो आप चले जाइएगा हवा का, इसलिए कि उसमें जहर मिला हुआ है। उसी तरह से अभी जो बताया जा रहा है कि भरे जो हमारे छोटे भाई हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उनको ये जहर मान लेके दिया जा रहा है और जहर दे के उनको मान लेके अमृत के नाम पर दिया जा रहा है कि भाई तुमको मिल जाएगा, तो सारा अमृत तुमको मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता है कि ये सब जहर उनके लिए होगा और इससे ज़्यादा खतरनाक उनके लिए नहीं होगा। और हमको लगता है कि जीताराम मांझी जैसे लोग उसमें मान लीजिए कि जो है ना षड्यंत्र का मान लिया कि षड्यंत्र फंसे हुए हैं, वो भी मान लिया कि एक तरह से बिचौलिया का काम कर रहे हैं, ये जो गरीबों को, उनके जाति के लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए। 70-75 साल बीत गया है सर, और जो अनुसूचित जाति के जिन कास्ट का विकास नहीं हुआ है उस पर सरकार की कमियों के कारण नहीं हुआ है, बल्कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपना जो कमी है उसको छुपाने के लिए दोष आप पर मढ़ रही है। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से सरकार के पास व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 346 में ये व्यवस्था है कि सरकार मतलब जो है कमजोर वर्गों, खासकर SC ST के लोगों को आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्रवाई करेगी। जो भी मालिक प्रोटेक्शन देना होगा देगा, उसको सभी तरह के प्रताड़नाओं से, सभी तरह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा, उसको फुल मालिक करने का पावर है। ठीक है, और पैसा भी निकलता है ICP का राशि जो है, स्पेशल कंटीजेंट का राशि संख्या के अनुपात में हर एक जगह SC ST को निकलता है। लेकिन उस पैसा को
अगर शिक्षा पर खर्च किया गया होता, उस पैसा को अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड का स्कूल, नवोदय विद्यालय इस हर एक प्रखंड में स्कूल खोल दिया गया रहता, उस शिक्षा को गरीबों में मान लीजिए जो जिसको कहा जा रहा है उसको फ्री शिक्षा सारा व्यवस्था किया रहता, तो आज इस तरह की स्थिति नहीं आती। क्योंकि सरकार अपनी विफलता को छिपा रही है, अपने जो गलतियों को पूरा नहीं कर पा रही है और शेड्यूल कास्ट के लोगों को गलती दूसरे पर डालने का ये मान लीजिए कि कोशिश मान लीजिए कर रही है। इसके चलते ही सारा समस्या हो रहा है। लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर वहाँ हो जाता, गरीबों को पैसा का सही से उपयोग हो जाता, तो हम भी आगे बढ़ जाते, वो भी और आगे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा है और हमारा पैसा को कभी नहर बनाने में, कभी रोड बनाने में, कभी बिजली में, कभी कहाँ पर, ये नीतीश कुमार और केंद्र सरकार में आप खर्च लोग करते की हैं। बात ऐसी है, आप कह रहे हैं हमारा सांसद है, आपका कोई भी सांसद इस बिहार के पटना में डाक बंगला चौराहा में दौड़ा के आपको पीटा गया, लेकिन किसी सांसद ने आपका निंदा प्रस्ताव नहीं पास किया, ना निंदा की इस बात को। क्यों ऐसा हुआ सर? ये सांसद गुलाम है ना, वो पार्टियों के गुलाम है। काशीराम जी तो स्पष्ट कहा। और जैसे ही पूना पैक्ट जब हो गया तो पूना पैक्ट कैसे लोग निकलेंगे? इसके बावजूद भी उन लोगों को हम पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं। ये सांसद जब भी इकट्ठा हो जाते हैं तो कुछ न कुछ बदलाव करा लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले बार जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद रामविलास पासवान जी सभी सांसदों को अपने साथ बुलाए थे। अब मीटिंग के बाद दबाव बनाए थे, तो नेक्स्ट संविधान में संशोधन हो गया। ठीक है। और आज भी अगर मान लें कि सरकार कह रही है कि क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, तो इसलिए वो चाहती है कि कम से कम इन लोगों को भय है नेताओं को कि अगर क्रिमिनल लागू हो गया तो सबसे पहले उसका इफेक्ट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा, ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए इनको कहा कि नहीं क्रिमिनल हम लागू नहीं करेंगे। ये बात बता दिया। सर आखिरी सवाल, हाँ। नीतीश सरकार के पुलिस जानती थी कि ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है, इसलिए उन लोगों को लगा दौड़ा के मारा। क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जो एक्ट होता है उस पर लागू हो सकता है? एकदम एक्ट लागू होना चाहिए। नहीं एकदम लागू होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है और इस पॉलिटिकल लड़ाई को हम लोग पॉलिटिकल तौर पर ही मान लें कि लड़ेंगे और जनता को समझाएंगे कि देखो ये कैसी सरकार है कि अब तुम्हारे अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए जो हम लोग लड़े जाते हैं तो उसे लाठी से मारा जाता है, रगेदा जाता है, एक पीटा जाता है, जैसे किसी क्रिमिनल को पीटा जा रहा है। आप जागरूक हो जाइए और देखिए नहीं इसमें किसी पार्टी ने साथ दिया, कोई पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, किसी पार्टी ये सामाजिक मुद्दा पर किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया। तो लोगों को ये भी समझ में आ गई है कि हमारा असली मान लीजिए कि कौन पार्टी हमारा हितकर है, हमारे हितों में सोचने वाली कौन पार्टी है। और लोग सिर्फ वोट के सौदागर हैं। वोट के समय आएंगे, कभी संविधान को लेकर छाती में लगाएंगे, कभी मान लीजिए माथे पर लेके चलेंगे, कभी चूमेंगे, कभी ये करेंगे। लेकिन आपकी जब असली ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई आपके लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाग खड़े होंगे, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और मान लीजिए कि जो है आपको हतोत्साहित करने का ही। सर मेरे व्यूअर काफी आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरे भारत के व्यूअर को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अनुसूचित जाति जनजाति को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके संदेश में या आंदोलन के संबंध में? पहला तो यह कि आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। जिन लोगों को हम लोग जो बात बताना चाहते थे कि पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट को ही पावर नहीं है कि उसके अथॉरिटी मान लीजिए कि चेंज करने का, तो फिर दूसरे को कैसे अधिकार दे सकते हैं? पहला तो ये हुआ। दूसरा चूँकि ये अव्यवहारिक है, ये एक तरह से समझिए कि शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने का, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने का प्रक्रिया मान लें कि प्रारंभ करना है। क्या वजह से आज मान लें कि 2 पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा, 5 पार्ट होगा, और जो टोटल अगर 1002 जातियाँ हैं, अंततः इनका अंत रिजल्ट क्या होगा, इंड रिजल्ट क्या होगा कि 102 जातियाँ कहे कि हमको अलग अलग हिस्सा कर दीजिए। तो 15% में 1002 जातियों का हिस्सा कैसे बटेगा? ना बटेगा, ना राधा हुई है, न घी हुई है, न राधा नची है। मतलब इस तरह से सारा स्थिति गोल बोल करके और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तोड़ो न मोरो चूल्हा में झोंको, ये मान लीजिए की स्थिति लाना चाहती है केंद्र सरकार। और मान लीजिए कि उसके सपोर्ट में एक तरह से जो काम अपने नहीं कर सकती है वो कोर्ट के माध्यम से करा रही है, और कांग्रेस भी वही काम कर रही है। इसलिए सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो गई है और शेड्यूल कास्ट के लोग इसको भली भांति समझ रहे हैं और अपना कैसे आगे बढ़ना है सब लोग अपने विवेक के बल पर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का एक ताकत
मजबूती के साथ उभरेगा और बिना शेड्यूल कास्ट के किसी की कोई सरकार नहीं बनेगा। शेड्यूल कास्ट जब चाहेगा, जब सरकार को गिराएगा, उठा बैठक करा के दम लेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आज आंदोलन ने बता दिया कि शेड्यूल कास्ट अपने बदौलत लड़ सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम साथ दो तो भी ठीक, हमारा सबको जरूरत है, हमारे सबको मंडल कमीशन से लेकर सब में हमने साथ दिया, लेकिन जब मेरा लड़ाई हुआ तो कहीं आपको इसमें कहीं कोई दिखलाई नहीं दिया। इसलिए कि उनको जानकारी नहीं है। और चूंकि लड़ाई दो ही धारा का है, अम्बेडकरवाद का लड़ाई है और मनुवाद की। बिचौलिया जो लोग हैं, ना इधर है ना उधर है, कभी ओने कभी एनो करते रहते हैं। इसलिए अल्टीमेट लड़ाई क्या है? अम्बेडकरवाद की लड़ाई है और मनुवाद की लड़ाई है। और अम्बेडकरवाद की लड़ाई दलित वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, और जो सवर्ण जो लोग हैं वे लोग मान लें कि मनुवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बिचौलिया हैं बीच में बने हुए, ये कहीं के मालिक नहीं है। कभी एने आ जाते हैं, कभी ओने आ जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपना घूमते रहते हैं। उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी आइडियोलॉजी पर स्थिर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि अल्टीमेट धीरे 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 लड़ाई दोनों के बीच होती जाएगी और 20 किलो कभी कुछ आने जाएंगे, कुछ होने जाएंगे, इस तरह से मालिक होते जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि सत्य पर हम लोग हैं, बाबा साहब की संतान है, बाबा साहब निष्पक्ष थे, बाबा साहब बेईमान नहीं थे, किसी के साथ उन्होंने अन्याय नहीं किया। बाबा साहब ने सवर्णों के साथ भी अन्याय नहीं किया। ये नहीं कहा कि सवर्ण बहुत आगे है तो उसका अधिकार छीन के शेड्यूल कास्ट को दे दे, नहीं कहा उन्होंने। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जो आगे बढ़ रहा है जितना उसका हिस्सा है उसको मिले, जिसको आगे बढ़ने से किसी को रोकिए नहीं। नीचे क्लास के लोग हैं, इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दीजिए कि भी आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ तक कह रहा है कि उसको हटाइए, हमको सब दे दीजिए। ये मानिए कि जो है, समझिए कि ये पागलपन के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और पागल इसमें सब लोग हो रहा है, जनता को भी पागल बनाया जा रहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई अथी नहीं है। और जनता हमको लगता है कि समझदार है, जनता समझ रही है और शेड्यूल कास्ट के लोग एक न एक दिन इस सफलता को प्राप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।